everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफ़ी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, हम द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो यूपीएससी की जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के बहुत सारे आर्टिकल इसमें इंक्लूड किए गए हैं और साइंस एंड टेक के आर्टिकल इंक्लूड किए हैं। ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को रिकॉर्ड किया है। अगर दोस्तों आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के हम जितने वीडियोज बना रहे हैं आपको उसको देखना चाहिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और हम ऐसे डिकोड कर रहे हैं कि जिन बच्चों को द हिंदू का न्यूज़पेपर समझ नहीं पाते उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव को चाहते हैं तो प्लीज़ फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करें और जो हमारी वीडियोज हैं उनको शेयर ज़रूर करें। दोस्तों शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो जिन लोगों को इन वीडियोज़ की ज़रूरत है उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी दोस्तों। तो इसलिए शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की आपको सब देखनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या चाहे आप इंटरव्यू की बात करें, एवरी स्टेजेस में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी का जो फेवरेट जो टॉपिक्स रहते हैं दोस्तों वो करंट अफेयर से रहते हैं। तीनों स्टेजेस में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। आज कितनी डेट हो रही है दोस्तों? आज हो रही है 30 जुलाई। तो आज हम 30 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कैसे ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं और प्रीलिम्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं, मेंस के लिए ये आर्टिकल कैसे इम्पोर्टेंट हैं और हम इंटरव्यू के लिए भी देखेंगे ये आर्टिकल इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट कैसे हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यूपीएससी क्या कर रहा है आजकल, जो लास्ट 2 ईयर्स के जो करंट अफेयर्स हैं उनको पूछ रहा है। तो आपको कम से कम 2 साल के करंट अफेयर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फीडबैक आईएएस भी क्या कर रहा है, जो यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं या बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराएगा। फीडबैक आईएएस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए आज हम देखते हैं आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं दोस्तों। आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं यूपीएससी के लिए। हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और इंडेक्स देखते हैं दोस्तों। आज के जो तारीख हो रही है दोस्तों 13 जुलाई हो रही है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। हमें जो है द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है दोस्तों, बहुत सारी हमें चीज़ें उसमें छोड़नी होती हैं। अगर द हिंदू का आप न्यूज़पेपर लें उसमें से 4 या 5 आर्टिकल्स ही ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप एडिटोरियल मान लें तो 1-2 एडिटोरियल इम्पोर्टेंट होते हैं, बस इतना ही। आपको 6-7 आर्टिकल्स आपको पढ़ने होते हैं, सारा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। आपको कितना टाइम देना होता है न्यूज़पेपर में? मैक्सिमम 1 आवर्स आपको टाइम देना होता है। कितना? मैक्सिमम आपको 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ने में टाइम देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी छूट जाएगा। हमारा आज का पहला आर्टिकल क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिकल? अगर आपने दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा होगा। क्या काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी है और साथ में काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। अब वहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो टाइगर की डेंसिटी है वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? जो टाइगर की डेंसिटी है दोस्तों वो इंक्रीज हो रही है। अब टाइगर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो काजीरंगा क्या है दोस्तों, 3rd हाईएस्ट डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। कौन सा?
थर्ड हाईएस्ट, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया बन गया। हम ये भी समझेंगे पहले नंबर पे कौन सा है, पहला जो टाइगर रिजर्व है उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो कौन सा है, जो सेकंड नंबर पे आता है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो कौन सा है। दोस्तों हम सारा कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड कहाँ है और ऐसा क्या हुआ, कौन से स्टेप गवर्नमेंट ऑफ असम ने लिए कि जो टाइगर की जो डेंसिटी है काजीरंगा टाइगर रिजर्व में वो इंक्रीज हो गई, केटीआर में कैसे इंक्रीज हुई हम समझने की कोशिश करेंगे और हम स्टेप भी समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। हम इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है दोस्तों वो जीएस पेपर 3 में आता है। किसमें, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर आपने प्रीलिम दिया हो या पीवाईक्यू देखे हैं लास्ट ईयर के, तो हमेशा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व पे क्वेश्चन आता है। आपको 3-4 टाइगर रिजर्व दे दिए जाएंगे या 3-4 नेशनल पार्क दे दिए जाएंगे और सामने उनके जो डिफरेंट स्टेट्स के नाम लिखे जाएंगे। तो आपको मैचिंग करना होगा कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, आपको ये बताना पड़ता है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है या दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको मैचिंग करना आना चाहिए। या आपको पता ही नहीं होगा तो आप मैचिंग क्या करेंगे। तो काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। अब हम दूसरा आर्टिकल देखें दोस्तों, दूसरा आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल जो है एमएसपी के बारे में, ओनियंस के बारे में। अगर हम दूसरे आर्टिकल्स की बात करें दोस्तों, फार्मर डिमांड एमएसपी 3000 फॉर यूनियन, 3000 क्विंटल फॉर यूनियन, तो डिमांड कर रहे हैं फार्मर। तो ये जीएस पेपर, ये भी जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर एंड प्राइसिंग। और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है वेलफेयर पॉलिसीज। क्या, वेलफेयर पॉलिसीज। अगर हम दोस्तों तीसरा आर्टिकल देखें, तीसरा आर्टिकल क्या कहता है, वॉट इज द थर्ड आर्टिकल ऑफ दिस न्यूज़पेपर टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का थर्ड आर्टिकल क्या है दोस्तों, थर्ड आर्टिकल क्या है, थर्ड आर्टिकल है कॉन्ट्रैक्ट लेबर हर्टिंग प्रोडक्टिविटी। जीएस पेपर 3 में आएगा इकोनॉमी वाले पार्ट में, और जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस का पार्ट है ये उसमें आएगा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को समझेंगे और दोस्तों उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रही हैं या जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों डीआरडीओ टेस्ट कर रही है, किस चीज़ पे टेस्ट कर रही है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है डीआरडीओ टेस्ट कर रही है प्रिले मिसाइल, जो प्रिले मिसाइल है उस पर टेस्ट कर रही है। तो ये जीएस पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और सिक्योरिटी डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। प्रीलिम्स में मिसाइल टाइप्स, प्रीलिम्स में जो मिसाइल टाइप्स हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल देखें, हमने देख लिया दोस्तों प्रीलिम मिसाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम मिसाइल जो है दोस्तों वो यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, पोस्ट असद के बाद जो सीरिया के साथ जो इंडिया के संबंध हैं या इंडिया के रिलेशन है, इंडिया ओपन द डायलॉग विद पोस्ट असद सीरिया, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे में डिप्लोमेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, आज का जो लास्ट आर्टिकल है दोस्तों एनपीआर के ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट क्या कह रही है दोस्तों, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो जीएस पेपर 2 के लिए और प्रीलिम्स के लिए एनपीआर और जो एनआरसी की जो बेसिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला आर्टिकल दोस्तों, आज का हमारा पहला आर्टिकल काजीरंगा टाइगर रिजर्व। आपने दोस्तों अक्सर न्यूज़ में पढ़ा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़ा होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। तो दोस्तों ऐसा क्या हो रहा है कि ये थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो क्या है नेशनल टाइगर रिजर्व बन गया है, क्या बन गया है, नेशनल टाइगर रिजर्व बन गया है। हमेशा क्या है दोस्तों, काजीरंगा हमेशा न्यूज में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क जो सिचुएटेड है दोस्तों वो असम के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो पार्क है
वो सिचुएटेड है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि काजीरंगा हाईएस्ट टाइगर रिजर्व डेंसिटी इन इंडिया कैसे थर्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट डेंसिटी है। अगर हम दोस्तों काजीरंगा 18.65 टाइगर क्या 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं, तो इसकी डेंसिटी है। तो ये क्या है दोस्तों, ये थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी है इन इंडिया किसी भी नेशनल टाइगर रिजर्व की। अगर हम दोस्तों बंदीपुर की बात करें तो बंदीपुर की कितनी है दोस्तों, 19.83। और अगर हम कॉर्बेट की बात करते हैं तो दोस्तों 19.56 है। बंदीपुर क्या है दोस्तों, बंदीपुर जो है इंडिया का हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व है। उसके बाद कॉर्बेट है, फिर उसके बाद जो है हमारा जो है काजीरंगा टाइगर रिजर्व आता है। क्या आता है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व आता है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर हम 2022 की बात करते हैं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर थे दोस्तों। काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर काजीरंगा टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर थे दोस्तों। अगर हम काजीरंगा 2022 की बात करते हैं तो काजीरंगा में टाइगर रिजर्व थे 104। तो असम की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया दोस्तों कि 104 से 148 हो गए, 104 से 148 हो गए। अगर हम 2022 की बात करते हैं, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो 104 टाइगर थे। ले अगर हम 2024 की बात करते हैं तो कितने हो गए दोस्तों, 148 टाइगर्स होते, तो 148 टाइगर हो गए। अब अच्छा मुझे दोस्तों ये बताइए, टाइगर को कैसे पता करते हैं कि किसी भी नेशनल पार्क में कितने टाइगर हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं दोस्तों कि हमें पता चलता है कि इस टाइगर रिजर्व में इतने पार्क है। तो सबसे पहला जो है दोस्तों कैमरा ट्रैपिंग। मैं आगे बताऊंगा दोस्तों कैमरा ट्रैपिंग क्या होती है। कैमरा ट्रैप्स यूज होता है, साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है दोस्तों। और असम ने क्या यूज कर रही है दोस्तों, असम की गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा कंजर्वेशन किया है दोस्तों, असम की गवर्नमेंट ने प्लेइंग रोल टाइगर कंजर्वेशन एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन। आगे बढ़े और हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों टाइगर डेंसिटी की इंडियन रिजर्व। तो दोस्तों हमें जैसे मैंने बताया तो बंदीपुर जो है दोस्तों हाईएस्ट है। हाईएस्ट कितना दोस्तों, इसमें गलत हो गया, ये जो मैप है वो गलत है। हाईएस्ट पर स्क्वायर किलोमीटर, तो हाईएस्ट कितना है दोस्तों, हाईएस्ट बंदीपुर का है 19.83। 19.83 क्या है दोस्तों, टाइगर 100 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। क्या कहते हैं, जो बंदीपुर जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर क्या है 19.83 जो टाइगर्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, किसके, बंदीपुर। उसके बाद क्या है दोस्तों कॉर्बेट है, कॉर्बेट के अंदर क्या है 19.56 जो टाइगर हैं वो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। अगर दोस्तों यहाँ कब्बल है हम, उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद आता है काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व में दोस्तों कितने हैं, 18 कुछ टाइगर जो हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद टडोबा आता है। तो दोस्तों थर्ड हाईएस्ट जो टाइगर डेंसिटी है वो किसकी है, वो काजीरंगा टाइगर रिजर्व की है। अगर हम आगे बढ़े और समझने की कोशिश करें तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि 2022 की बात करते हैं, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो जो काजीरंगा का जो टाइगर रिजर्व है उसमें कितने टाइगर थे दोस्तों, 104। अगर हम दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं, ये देखिए अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं तो 104 टाइगर थे। लेकिन अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में 148 टाइगर्स हो गए। लेकिन दोस्तों ये हुआ कैसे, ऐसा क्या किया जो असम की सरकार है उनके लिए कौन से इनिशिएटिव लिए, कौन से सिस्टम लिए, ये मैं देखने की कोशिश करेंगे इसमें। तो कितना हो गया दोस्तों, ये यहाँ 1405 था, फिर 148 टाइगर रिजर्व हो गए। अब तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो असम की गवर्नमेंट ने उसने क्या स्टेप लिए। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों जो टाइगर्स होते हैं उनको कैसे
जो टाइगर्स होते हैं उनको ट्रैप कैसे किया जाता है और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और उनको मेजर्स कैसे किया जाता है, तो हम टेक्निक समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है दोस्तों? कैमरा ट्रैपिंग। अच्छा, कैमरा ट्रैपिंग डे में भी होती है और कैमरा ट्रैपिंग क्या होती है? नाइट में भी होती है। तो कैमरा ट्रैपिंग कैसे की जाती है आप इस पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों। क्या होता है, टाइगर्स को जो दोस्तों ट्री होती है, ट्री पे क्या लगाया जाता है दोस्तों? जैसे आप देख सकते हैं ट्री के ऊपर ये डिवाइस लगाई जाती है, ये ट्री के ऊपर डिवाइस लगा दी गई। तो इससे क्या होता है, जब भी टाइगर निकलता है या टाइगर के जो पग मार्क होते हैं दोस्तों, पग मार्क देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर। तो हमने देखने की कोशिश की कि काजीरंगा जो टाइगर रिजर्व है कैसे इतना हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो टाइगर रिजर्व बन गया है काजीरंगा। और जो असम की गवर्नमेंट है दोस्तों, उसने कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा की है, बहुत कंजर्व किया है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, हैबिटेट बनाए टाइगर्स के, और जो है ट्रैपिंग की है, कैमरा ट्रैपिंग की है उसके। नेक्स्ट आर्टिकल, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों, फार्मर्स डिमांड एमएसपी फॉर 3000 क्विंटल फॉर ओनियन। तो दोस्तों ओनियन जो है, ओनियंस के जो प्राइसेस हैं वो क्या कर रहे हैं दोस्तों? ओनियन के प्राइस डाउन जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं? ओनियन के प्राइस गिर रहे हैं। उसका क्या रीजन है हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द रीजन के ओनियन के प्राइसेस गिर क्यों रहे हैं? तो पहले हम की पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या है, ओनियन प्राइस 15% गिर गए। कहां पर दोस्तों? लसलगांव। लसलगांव कहां है दोस्तों? लसलगांव एक महाराष्ट्र में जगह है जो एशिया का लार्जेस्ट ओनियन मार्केट है। एशिया का जो लार्जेस्ट ओनियन मार्केट है लसलगांव, वहां पर क्या है दोस्तों, 50% से ज्यादा क्या है जो ओनियन के प्राइसेस फैल कर गए, नीचे गिर गए। तो उसका रीजन क्या है दोस्तों? फार्मर्स क्या डिमांड कर रहे हैं दोस्तों? फार्मर डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसमें एमएसपी दी जाए। एमएसपी कितनी दी जाए? 3000 रुपए क्विंटल। कितना? 3000 रुपए क्विंटल दी जाए। लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो कितना है? करंट में इसका प्राइस है दोस्तों 1275, 1275 प्राइस है। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे कि इसमें प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है, वो 3000 रुपए पर क्विंटल की मांग क्यों कर रहे हैं, क्यों डिमांड कर रहे हैं? अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें, प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट देखें दोस्तों, 1800 से लेके 2000 के बीच आ जाती है। अगर दोस्तों करंट प्राइस देखें तो 1275 है, लेकिन जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो 2000 रुपये आ रही है। तो दोस्तों फार्मर्स को कितना बड़ा नुकसान है, कितना उनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। प्रोडक्शन तो में तो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, लेकिन उनको जब बेचने जाते हैं तो 1275 हो रहे हैं। तो वो कैसे सरवाइव करेंगे दोस्तों? फिर क्या करेंगे? वो फसल, ओनियन की फसल ही नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको अगर रीजनेबल प्राइस नहीं मिलेंगे या उनको ढंग की एमएसपी नहीं मिलेगी तो कैसे क्या वो दोस्तों ओनियन का फसल करेंगे, ओनियन की क्रॉप को उगाएंगे? नहीं। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो अगर क्या होगा, 10 अगस्त तक गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो 10 अगस्त से क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारे फार्मर्स हैं जो ओनियन की फसल उगाते हैं वो क्या करेंगे? स्टेशन करेंगे, वो प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे एमएसपी क्या होता है। और ये दोस्तों ये टॉपिक है किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमएसपी क्या होता है? व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। मान लीजिए कोई फार्मर सोइंग से पहले, अगर कोई फार्मर क्या कर रहा है, कोई फसल उगाने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है? गारंटीड देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मिनिमम मान लीजिए अगर जैसे ओनियन के प्राइस गिर रहे हैं, अगर ओनियन के प्राइस, अगर मान लीजिए मार्केट में जो ओनियन के प्राइस हैं वो कितने? 3000 पर क्विंटल हैं। लेकिन अगर दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या सेट कर दिया? गवर्नमेंट ने सेट कर दिया इसके 2500 रुपये पर क्विंटल सेट कर दिया। जो एमएसपी है पर क्विंटल सेट कर दिया। अगर दोस्तों जैसे प्राइस गिरते भी हैं, जैसे इसके प्राइस आ गए 1275, अगर इसके प्राइस गिरते भी हैं तो गवर्नमेंट ने सेट कर दिए कितनी दोस्तों? 2500 रुपये एमएसपी सेट कर दिए। तो किसानों को 2500 रुपये एमएसपी मिलनी ही है, 2500 रुपये में उनकी फसल बिकेगी। तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट गारंटीड होती है। ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों उसके द्वारा गारंटेड की जाती है। और ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है? तो बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन सीएसीपी। क्या? बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन सीएसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस।
कमीशन एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। एमएसपी के अंदर कितनी दोस्तों फसलें हैं, कितनी क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया दोस्तों? एमएसपी के अंदर 23 जो क्रॉप्स हैं उनको क्या किया गया दोस्तों? इंक्लूड किया गया है। सीरियल्स हैं, 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों कि ओनियंस की जो प्राइसेस हैं गिर क्यों रहे हैं दोस्तों? सबसे बड़ा रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड के ओनियन के प्राइसेस गिर रहे हैं? सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका? कॉजेज। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो सबसे बड़ा रीजन है अनसीजनल रेनफॉल। क्या है दोस्तों? अन सीजनल। अच्छा, अनसीजनल रेनफॉल से कैसे दोस्तों जो ओनियन है उसके प्राइसेस गिर रहे हैं? रेनफॉल की वजह से क्या है दोस्तों, ओनियन की डिमांड क्या है वो इंक्रीज हो गई है लोकल मार्केट में। अगर ओनियन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी उससे क्या होगा दोस्तों, जो प्राइसेस होंगे वो नीचे गिर जाएंगे। क्या? सप्लाई ग्लट फ्रॉम मल्टीपल रीजन। अराइवल ऑफ द समर क्रॉप, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं तो दोस्तों जो ओनियन होती है उनको क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टोर कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ओनियन के प्राइसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। यूजुअल अराइवल डिप्रेस प्राइसेस। और सबसे बड़ा रीजन है लो प्रिक्वायरमेंट बाई गवर्नमेंट। लो प्रिक्वायरमेंट बाई गवर्नमेंट। तो इसकी वजह से नफेड जो प्रिक्वायरमेंट करता है इस साल उसके क्या है दोस्तों, लो है। ओवर लेस गवर्नमेंट बाइंग इज इक्वल टू ओवर सप्लाई इन ओपन मार्केट। हमने समझने की कोशिश की है क्यों ओनियन के प्राइसेस गिर रहे हैं। लसलगांव इन महाराष्ट्र में जो एशिया का जो सबसे बड़ा ओनियन मार्केट है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, बेसिकली ये एडिटोरियल टाइप है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है? नेक्स्ट आर्टिकल फॉर्मलाइजेशन एंड द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। फॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है कोई सेक्टर और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम दोस्तों जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्या होते हैं दोस्तों, जिनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है दोस्तों, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर होते हैं दोस्तों, या हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बात करें तो उनका शेयर कितना है, बढ़ रहा है। उनका शेयर हो गया 14.7%। कितना? 40.7% क्या है उनका शेयर हो गया है। तो क्या हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि नहीं है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं वो फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारा 14.7% हो गया है? क्या रिफ्लेक्ट करता है? रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दोस्तों राइजिंग हो रही है, जो फॉर्मलाइजेशन है राइजिंग हो रही है विद इनसिक्योरिटी। अगर हम दोस्तों प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, अगर हम दोस्तों प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लेस होती है, बहुत कम लो होती है। इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है। अगर हम परमानेंट वर्कर्स की बात करें तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है दोस्तों इनसे हाई होती है। की प्रॉब्लम क्या है? जैसे दोस्तों शेयर क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो शेयर है वो राइज हो रहा है। क्या है? वो रैपिडली राइज हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? की प्रॉब्लम क्या है? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो शेयर बढ़ता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? मैं एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर दोस्तों मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं उनका शेयर बढ़ रहा है, तो सब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? की प्रॉब्लम क्या है? की प्रॉब्लम विद राइजिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। अगर हम की प्रॉब्लम देखें, अगर हम की प्रॉब्लम्स को देखेंगे, अगर राइज हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? लोअर प्रोडक्टिविटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों लो प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्टिविटी होगी, अगर हम कंपेयर करते हैं,
अगर हम कंपेयर करते हैं जो परमानेंट वर्कर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर हैं, तो उनमें प्रोडक्टिविटी का दोस्तों बहुत डिफरेंस होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ये है, और जो परमानेंट वर्कर्स हैं दोस्तों उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है यहाँ। तो हमेशा अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर राइज होंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी दोस्तों, वो कम हो जाएगी। टेम्परेरी वर्कर्स होते हैं दोस्तों उनमें कमी होती है, कमिटमेंट की कमी होती है, और जो स्किल ट्रेनिंग है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। जो सबसे बड़ा जो दूसरा रीजन है दोस्तों, सबसे बड़ा जो दूसरा रीजन है वो क्या है दोस्तों, मिसयूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। दूसरा रीजन क्या है, मिसयूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, फर्म होती हैं, वो क्या करती हैं दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को साइन करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कंपनी में इंक्लूड कर लेती हैं, और वो क्या करती हैं दोस्तों, जो लेबर कोड्स हैं उनको वायलेट करती हैं। उनका होता है और लैक ऑफ बेनिफिट होते हैं, तो उनका क्या होता है दोस्तों, वेज सप्रेशन होता है, वेज सप्रेशन होगा। और जो लैक ऑफ बेनिफिट की वजह से उनका जो मोराल गिरता है और उससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो मिसयूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। बड़ा की प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इनस्टेबिलिटी एंड टर्नओवर। तीसरा ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से क्या होता है, जो कंपेटिटिवनेस होनी चाहिए। आजकल दोस्तों क्या है, हर सेक्टर में कंपिटिटिवनेस है। अगर कंपिटिटिवनेस नहीं होगी तो दोस्तों हमारा जो टर्नओवर है वो भी कम होगा, और हमारी जो इंडस्ट्री है, हम जिस भी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम करा रहे हैं उसमें क्या आएगी दोस्तों, इंस्टेबिलिटी आएगी। क्या, नो जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, नो स्किल डेवलपमेंट। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपनी अप स्किलिंग होती है उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। उनको पता है कि हमारी जो जॉब है वो टेम्परेरी है। फर्म्स क्या करती है, ऑल्सो अवॉइड ट्रेनिंग ड्यू टू फियर ऑफ वर्कर एग्जिट। रिफॉर्म देखें दोस्तों, अगर हम रिफॉर्म की बात करते हैं, हमें रिफॉर्म क्या लाने होंगे। रिफॉर्म, सबसे पहला रिफॉर्म, अगर हमें रिफॉर्म करने हो, रिफॉर्म क्या लाएं, जब हम कह सकते हैं ये जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का अगर हम रिफॉर्म लाएं कि दोनों चीज़ें काम करें, कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर हैं उनका शेयर बढ़े, राइज करे, लेकिन उसके साथ प्रोडक्टिविटी आए, प्रोडक्टिविटी कम ना हो। जैसे जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, दोनों की जो प्रोडक्टिविटी हो दोस्तों वो सेम हो। तो हम ऐसे रिफॉर्म क्या लाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे कि जिससे क्या हो, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो पहला क्या है दोस्तों, ये लेबर कोड के जो लॉ हैं 4 लेबर कोड्स लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। लेबर कोड लॉ इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, अगर दोस्तों स्किल डेवलपमेंट होगा, जैसा मैंने बताया, क्या जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, अपनी अप स्किलिंग पे इन्वेस्ट नहीं करते, बिकॉज उन्हें पता है क्योंकि हमें निकाल दिया जाएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने स्किल पर क्या करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। स्किल इंडिया में इन्वॉल्व किया जाए और जो जॉब ट्रेनिंग स्कीम है वो उनको प्रोवाइड कराई जाए। तो हमें हमारा दोस्तों क्या है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोट करना चाहिए, फॉर्मल लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, और हमें ऐसे टास्क देने चाहिए स्पेशली फॉर कोर टास्क। और जो हमारा लास्ट रिफॉर्म है, एमएसएमई सपोर्ट, एमएसएमई सपोर्ट। तो हमें गवर्नमेंट इंडिया को क्या करना चाहिए, हमें इंसेंटिव देना चाहिए एमएसएमई को, जिससे क्या है वो अपने स्किल को क्या करें, अपने स्किल को बढ़ा सकें या स्किल डेवलपमेंट करें, और वो अपनी ट्रेनिंग भी ले सकें, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? डीआरडीओ प्रिलय मिसाइल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? डीआरडीओ प्रिलय मिसाइल टेस्ट। दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज प्रिलय मिसाइल। प्रिलय मिसाइल किस टाइप की मिसाइल है? ये बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है किस टाइप की मिसाइल, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डीआरडीओ ने क्या किया है? कंडक्ट किए हैं बैक टू बैक टेस्ट फ्रॉम द उड़ीसा कोस्ट। अगर हम दोस्तों वैलिडेटेड द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज। प्रिलय मिसाइल कैसी मिसाइल है दोस्तों? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, सॉलिड प्रोपेलेंट है और हाई एक्यूरेसी वाली मिसाइल है। क्या दोस्तों? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। क्वासी पिन पॉइंट प्रिसिशन विद एडवांस गाइडेंस सिस्टम। रेंज जो है दोस्तों 150 से 500 किलोमीटर है। कितनी रेंज है इसकी? 150 से 500 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक की जा सकती है। कितनी की जा सकती है? 700 किलोमीटर। मोबिलिटी क्या है दोस्तों? रोड मोबाइल लॉन्च फ्रॉम कैनिस्टर। आपने बहुत सारी मिसाइल में देखा होगा तो आगे से कनस्तर टाइप का लगा होता है, तो कनस्तर टाइप का होता है, उसी से ये क्या होती है? ये मिसाइल लॉन्च होती है। मिसाइल है दोस्तों, क्या ये मिसाइल इंडिजीनियस मिसाइल है? हाँ, ये जो प्रिलय मिसाइल है दोस्तों इंडिजीनियस मिसाइल है अंडर द मेक इन इंडिया। अंडर द मेक इन इंडिया ये पूरी की पूरी जो है प्रिलय मिसाइल दोस्तों इंडिजीनियस मिसाइल है, पूरी की पूरी इंडिया द्वारा बनाई गई है अंडर द मेक इन इंडिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए दोस्तों व्हाट इज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। व्हाट इज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। आपने बैलिस्टिक मिसाइल तो सुना होगा या आपने क्रूज मिसाइल के बारे में सुना होगा। जो क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है दोस्तों मिक्स होती है, वो बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है और दोस्तों क्रूज मिसाइल का जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, आपने देखा होगा दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होती है तो क्या होती है? वो आर्क बनाती है, ऐसे करके आर्क बनाएगी। जब बैलिस्टिक मिसाइल, मान लीजिए ये बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जब लॉन्च होती है तो वो आर्क बनाएगी। जब आप क्रिकेट की बॉल फेंकते हैं तो क्रिकेट की बॉल ऐसे फेंकते हैं तो वो क्रिकेट की बॉल फेंकेंगे तो आर्क बनाते हुए जाएगी। लेकिन और बैलिस्टिक मिसाइल भी वैसे ही काम करती है, आर्क बनाते हुए जाती है। लेकिन हम दोस्तों क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो दोस्तों वो क्या करती है? अपना मिड एयर में क्या करती है? अपना डायरेक्शन चेंज करती है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जा रही है तो बैलिस्टिक मिसाइल वो आर्क बनाती हो जाएगी, लेकिन वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारे इनेमी होते हैं उनको मिसाइल को डिटेक्ट करने में बड़ा मुश्किल होती है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो टारगेट होगा, हम आसानी से अपने टारगेट को, वो मिसाइल को पहुंचा पाएंगे। वजह से हम क्या कर सकते हैं? जो इनेमी का डिफेंस सिस्टम होता है उसको आसानी से शूट कर पाएंगे। अगर हमारी जो है अगर क्वासी जो बैलिस्टिक मिसाइल है अगर उसको कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो क्या हम आसानी से सामने वाले को मार गिरा सकते हैं। दे आर फास्ट, एक्यूरेट एंड हार्ड टू स्टॉप, यूजफुल फॉर क्विक बैटलफील्ड स्ट्राइक्स। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? अगला टॉपिक है इंडिया इंगेजमेंट विद पोस्ट असद गवर्नमेंट सीरिया। दोस्तों जब सीरिया में क्या थी, असद की गवर्नमेंट थी, तब क्या थे? इंडिया और जो सीरिया के रिश्ते थे वो अच्छे नहीं थे। एक्चुअली बैन टाइप था, इंडिया और सीरिया के कोई रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन जब से असद की गवर्नमेंट गई है, पोस्ट असद की बात करते हैं तो फर्स्ट डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट हुआ है जब से असद गवर्नमेंट 2024 में आउटसाइडर हुआ है। मीटिंग हुई है बिटवीन इंडिया एंड सीरियन प्रोविजनल ऑफिशियल एंड फोकस किस चीज़ पे दोस्तों? फार्मा पे, मेडिकल एड पर है एंड बायलैटरल टाइज पर है। दोस्तों इस आर्टिकल में बस इतना ही है कि ये जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया और जो सीरिया के रिश्ते हैं उन पे कैसे रिश्ते हैं, बायलैटरल रिलेशन कैसे हैं, पोस्ट असद गवर्नमेंट के बाद कैसे इंडिया जो है अप्रोच कर रही है सीरिया को, कैसे रिश्तों में इम्प्रूवमेंट ला रही है और सीरिया क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और कुछ इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही आर्टिकल था। कल क्या है दोस्तों? आज का हमारा लास्ट आर्टिकल है नो अपडेट ऑन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर।
एनपीआर के ऊपर हमारा आर्टिकल है। दोस्तों अगर आपको एनपीआर के बारे में डिटेल में समझना है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, ये कब से आया है और ये कब अपडेट किया गया था लास्ट बार, और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है या कौन से रूल्स के अंदर आता है, और व्हाट इज एनपीआर, एनपीआर आखिर है क्या, अगर हम एनपीआर में हमारा नाम नहीं होगा या नाम होगा उससे क्या होगा, ये एक फर्स्ट स्टेप है एनआरसी के लिए। तो ये सारी डिटेल जो है दोस्तों मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया है। अगर आप एनपीआर के बारे में समझना चाहते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल के की पॉइंट्स क्या है, नो डिसीजन येट एनपीआर अपडेट 2027 सेंसस। तो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई भी डिसीजन लिया है एनपीआर को अपडेट करने के लिए। एनपीआर इज बेसिस for NRC first created in 2010 and updated 2015 and 16 sensitive political and legal issue. NPR is a register of usual resident of India. इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, सिटीजन भी इंक्लूड होंगे और नॉन सिटीजन भी इंक्लूड होंगे। कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति 6 महीने से ज़्यादा से लोकल एरिया में रह रहा है तो उसको एनपीआर के अंदर क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। पहला एनपीआर था जैसे मैंने बताया दोस्तों। एनपीआर कब क्रिएट किया गया, एनपीआर क्रिएट किया गया 2010 में, और जो अपडेट हुआ था दोस्तों वो 2015-16 में पहली बार अपडेट किया गया था। कौन से एक्ट के अंदर आया था दोस्तों, अगर हम एक्ट की बात करें दोस्तों, जो सिटीजनशिप एक्ट है 1995, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसके अंडर क्या किया जाता है, एनपीआर को क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। अगर हम एक तो 1955 का एक्ट है और 2003 के जो सिटीजनशिप के रूल हैं, सिटीजनशिप रूल्स हैं जो 2003, उसके अंदर क्या किया जाता है, इन दोनों के अंदर जो एनपीआर है उसको अपडेट किया जाता है। का इतना कंट्रोवर्शियल इशू क्यों है, एनपी फाउंडेशन है जो हमारी जो रेसिडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन करने का, हमारे जो इंडिया में कितनी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कितना है, कि हमें पता लगा सके हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है कितनी, कितनी पॉपुलेशन है उसको काउंट करने का एक तरीका है एनपीआर। एनपीआर को क्या माना जाता है, एनपीआर को माना जाता है एनआरसी का ये फर्स्ट स्टेप है। एनआरसी में क्या होगा दोस्तों, जो सिटीजन्स हैं और जो इमिग्रेंट हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट कौन है और सिटीजन कौन से। तो सबसे बड़ा डर कौन सा है, सबसे बड़ा फियर कौन सा है इसके अंदर, सबसे बड़ा फियर है दोस्तों एक्सक्लूजन। बहुत सारे लोगों का एक्सक्लूजन होगा और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए कंसर्न हैं, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को निकाल कर फेंक दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को इलीगल इमिग्रेंट कहकर उनको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा डर जो है यही है, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये जो टॉपिक है दोस्तों जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इथिक्स के लिए, इथिक्स में जो केस स्टडी होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक ऐसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो अभी तक दोस्तों गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं किया है इसको अपडेट कराने का कि 2027 के साथ, 2027 में जो सेंसस होना है उसके साथ अपडेट किया जाएगा, कोई भी प्लान है। पहले जी 2021 में अपडेट होना था लेकिन कोविड की वजह से ये अपडेट नहीं हो पाया, तो अभी भी गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है। और दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का, जो 30 जुलाई का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं इसमें कवर किए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का इनिशिएटिव चल रहा है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे जो वीडियोज़ को शेयर करें, फीडबैक आया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग, स्टे फोकस। बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।